हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये जो एक क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर के अंदर प्रेजेंट जितने भी कंसेप्ट हैं, एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक न्यूमेरिकल उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब जितने भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब को आपको प्रैक्टिस करवा देगा अगर ये एक न्यूमेरिकल आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल अपने लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिया था। सो लेट्स परफॉर्म दिस न्यूमेरिकल, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 by 1। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट 500 मीटर है। कितनी हाइट है इसकी? 500 मीटर। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके ऊपर बैठा एक आदमी, उसने एक पत्थर को ऊपर उछाल दिया, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कितने की वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने पत्थर को ऊपर उछाल दिया। पत्थर ऊपर गया, फिर पत्थर नीचे आया। पत्थर जब नीचे आया तो नीचे पानी है, पॉन्ड भरा हुआ है, सॉरी पॉन्ड है, और वो जो पत्थर है वो पानी में गिरा और उसने एक स्प्लैश साउंड जनरेट की। क्या जनरेट की उसने? एक स्प्लैश साउंड, और वो साउंड पहुंची ऑब्जर्वर के पास। अब क्वेश्चन ये है कि जब उसने पत्थर छोड़ा तो वो पत्थर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे उसने साउंड जनरेट की, वो छपाक की जो साउंड आई वो ऑब्जर्वर को कितनी देर बाद सुनाई देगी? दैट्स द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, पत्थर को ऊपर फेंका, उसके बाद वो पत्थर ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने स्प्लैश की साउंड जनरेट की और फिर वो साउंड ऊपर गई। तो पहली स्टेज पत्थर का ऊपर जाना, दूसरा ऊपर से नीचे आना, तीसरा साउंड जनरेट हुई जो नीचे से ऊपर आएगी, और फिर फाइनली हमें पता लगेगा कि कितनी देर बाद हमारे ऑब्जर्वर को वो सुनाई देगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब ये हमारे सामने कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को जरा थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, स्टेज 1, अब पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है, और हम ये बात जानते हैं जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है बच्चा, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है -g यानी -10, दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो ध्यान दो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। कितनी देर में ट्रेवल किया, दूसरा क्वेश्चन। और कितनी स्पीड से इसने फेंका, गिवन है यू की वैल्यू कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अभी पहली स्टेज चल रही है, पत्थर ऊपर ही जा रहा है। तो निकालते हैं, पहले ये दो चीजें निकाल लेते हैं। एक बार टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार डिस्टेंस की। और क्यों निकाल रहे हैं ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। टाइम क्यों निकाल रहे हैं वो तो अभी समझा सकता हूं। भाई नीचे से ऊपर कितनी देर में गया पहले ये निकालिए, फिर ऊपर से नीचे कितनी देर में आया ये निकालिए, फिर जो साउंड जनरेट हुई वो नीचे से ऊपर कितनी देर में उसके पास पहुंची ये निकालिए। तीनों टाइम को ऐड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पत्थर फेंकने के बाद जो आपका साउंड जनरेट हुआ वो कितनी देर बाद ऑब्जर्वर को सुनाई दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, VAS और U, सॉरी हमारे पास U है, V है, A है, और S की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकल सकती है? सिंपल सी लाइन है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान दीजिए, 2A की वैल्यू हो गई -10, S निकालना है, इक्वल टू V की वैल्यू हो गई 0 का स्क्वायर माइनस U की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर, हो गया -2 10 जा 20, S इक्वल टू माइनस के 225, माइनस से माइनस कैंसिल, S इक्वल टू 225 अपॉन 20, नीचे 10 कर लो, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, 1 1 2 2 जा 4, 1 1 2.5, और 10 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 11.25 मीटर। यानी कि जब उसने नीचे से पत्थर ऊपर फेंका तो उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की, कितना ऊपर गया, 11.25 मीटर। अब वो ऊपर से नीचे आएगा, तो जरा स्टेज 2 के बारे में डिस्कशन कर लें। स्टेज 2,
अब पत्थर क्या आएगा बच्चा, ऊपर से नीचे। अब ध्यान दो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर से नीचे आने में, ध्यान दो 11.25 ऊपर पहुंच गया ना, तो इसका मतलब 11.25 नीचे आएगा और फिर 500 कवर करेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 11.25 प्लस 500, जिसका आंसर आया 511.25। तो इतना तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, पहली चीज। दूसरी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो बच्चा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है और ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस जी। कितनी हो जाती है, प्लस जी। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एस की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि अगर एस की वैल्यू नहीं निकालते तो कितना डिस्टेंस पत्थर नीचे आने में टोटल कवर करेगा हमें पता नहीं चलता। अब क्वेश्चन निकालना क्या है, तो ये निकालना है कि वो पत्थर ऊपर से नीचे कितनी देर में आया। तो यानी टास्क है टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ टी। दैट्स एस है, यू है, ए है, टी है। बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, सेकंड। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू है बेटे 511.25 इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 10 और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटे 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे कर दो और 10 को नीचे ले जाओ, समझ जाओगे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई से करोगे ये हो जाएगा बेटे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1022.50 अपॉन 10 और ये है इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ध्यान दो ये 10 है, इसे इधर ले जाओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटे 102.25 और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 102.25। ठीक, ये इसका रूट आ गया। अब हम जानते हैं 100 का रूट कितना होता है 10, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.1 के आसपास, 10.1 मान लो। ठीक, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ, अरे भाई 100 जो 100 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10 और 102.25 है तो 100 से थोड़ा ज्यादा है, तो हमने 10.1 के आसपास की वैल्यू रख ली, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू रख ली। ठीक है, अब ये टाइम की वैल्यू निकल गई, एक पत्थर ऊपर से नीचे इतनी देर में आया। अब ध्यान दो यहां जो टाइम निकाला था हमने, निकाला क्या हमने, अभी नहीं निकाला। पत्थर कितनी देर में ऊपर गया, पहले इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। अब कितनी देर में ऊपर गया, वी यू ए टी लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है हमारी 15 प्लस a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a की वैल्यू है -10 इंटू टी निकालना है और फाइनल v की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा बेटे 15 प्लस माइनस माइनस 10t इक्वल टू 0 और यहां पे इस 15 को उधर ले जाओ तो माइनस के 10t इक्वल टू माइनस के 15, माइनस से माइनस कर दिया, t इक्वल टू 15 अपॉन 10 और t इक्वल टू 1.5। मतलब पत्थर कितनी देर में ऊपर गया, कितनी देर में 11.25 मीटर उसने ट्रेवल किया 1.5। ठीक है, ऊपर से नीचे कितनी देर में आया, ये आया 10.1 सेकेंड। ध्यान दीजिए, इसको बोल लीजिए t1, इसको बोल दीजिए t2। अब जनरेट होती है साउंड, क्या जनरेट होती है बच्चा, साउंड। नीचे छपाक की साउंड जनरेट होती है और ऊपर ट्रेवल करके जाती है ऑब्जर्वर तक। तो इसका मतलब वो जो साउंड है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 500 मीटर टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से देखिए, स्टेज 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेज 3। ठीक, अब जो स्प्लैश की साउंड जनरेट हुई किस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर गई 340, v लिख दो, u लिख दो, यहां तो सिंपल वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 500 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे 500 मीटर। जरा यहां दीजिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इक्वल टू कितना है आंसर इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना दे रखा है 340 और अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं तो t को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे s अपॉन 340। s की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन 340, 0 से 0 काट दो, t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 50/34। कितना आंसर आया 1.47। अब जरा पूरे सीन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या बोला, एक पत्थर को उसने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, इसको बोल दिया हमने स्टेज नंबर 1। जब पत्थर को ऊपर फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी 0। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही हो तो a की वैल्यू -g, s पता नहीं, t पता नहीं, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, अब हमें s की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास v है, u है, a है, s निकालना है। क्या लगा दी हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां क्या लगा दी बच्चा
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई, थर्ड लग गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां से s की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस at, और यहां से फिर हमने किसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, टाइम की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई इस एक वैल्यू निकालने में, s की वैल्यू निकालने में और t की वैल्यू निकालने में। अब आती है स्टेज नंबर 2। जब पत्थर को हमने ऊपर फेंक दिया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ऊपर गई कितनी 11.25, कितनी देर में 1.5 सेकंड में। पत्थर आया ऊपर से नीचे, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो पहले तो अपनी वो 11.25 कवर करेगा, उसके बाद बची हुई 500 कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटे, वो 11.25 प्लस 500। तो टोटल एस की वैल्यू कितनी आई, 500 11.25। ओके, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ए की वैल्यू प्लस जी यानी 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ए की वैल्यू 10। टाइम की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दो, एस है, यू है, ए है, टी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, टी की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई यहाँ पे 10.1, उसको बोल दिया उधर T1, इसको बोल दिया इधर T2। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। भैया पत्थर आ गया पानी में, छपाक की साउंड जनरेट कर दी, स्प्लैश की साउंड जनरेट कर दी। अब वो स्प्लैश की साउंड जाएगी ऊपर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, ऊपर तक जाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, 500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 500 मीटर। हमें दिया गया है हिंट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू 340, यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टाइम की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई, 1.47। अब ध्यान दो, पत्थर ऊपर गया कितनी देर में, ऊपर से नीचे आया कितनी देर में, जो साउंड जनरेट हुई वो हम तक पहुंची कितनी देर में। तो जब हमने पत्थर को हाथ से छोड़ा तो टोटल कितना टाइम लगा हम तक साउंड, जो छपाक की साउंड जनरेट हुई उसके आने में। तो सीधी सी बात है, T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 की वैल्यू कितनी बच्चा, 1.5, इतनी देर में ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया कितनी देर में, 10.1 सेकंड में। और जो फिर छपाक की साउंड जनरेट हुई वो हम तक पहुंची कितनी देर में, 1.47। तो यहाँ लिख दिया बेटे 1.47। तो टोटल टाइम कितना लग गया आपका, जरा ध्यान दो। ये हो गया आपका 7, 4 और 1 5, और 5 10 का 0 ऐसे लगा 1 और 1 2 और 1 3, 13.07। इतना टाइम लग गया साउंड तक आपको पहुंचने में। मतलब जब वो पत्थर टावर पे खड़े होकर ऊपर की तरफ उछाला तो लगभग 13 सेकंड बाद उस छपाक की साउंड आपको सुनाई देगी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ए की वैल्यू माइनस जी कब लगेगी ये भी देखा, और ए की वैल्यू प्लस जी कब लगेगी ये भी देखा। इवन सिंपल जो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये फॉर्मूला तक इंप्लीमेंट किया। तो मुझे लगता है कि इस अकेले क्वेश्चन के अंदर जो मेजरली जितने भी कंसेप्ट आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं वो कवर कर लिए गए। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, हाँ जी बच्चा पार्टी। तो अगेन वी आर कमिंग बैक ऑन दिस चैनल, लेक्चर नंबर 8 डे 3, और आज तीसरा दिन है। तो आज वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो होपफुली आप सबके पास अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक होगी। मैं भी अपनी डिजिटल एनसीईआरटी बुक निकाल लेता हूँ और उसके बाद स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। सो सब अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूं तो लिखा हुआ है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक पे वो दौड़ रहा है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, वो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड लगातार घूमने के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ओके, इट्स दैट मच इजी। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। पूरा का पूरा 200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, सॉरी 200 मीटर डायमीटर का ट्रैक है। इसके अलावा जो एक चक्कर लग रहा है, एक चक्कर लग रहा है 40 सेकंड में, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। और टोटल टाइम कितना है उसके पास, 2 मिनट 20 सेकंड। टोटल जो टाइम है उसके पास वो है बेटे 2 मिनट
20 सेकंड, तो वो 2 मिनट 20 सेकंड लगातार चक्कर काटते रहा, उस दौरान उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। दैट्स द क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ। तो मान लीजिए इस ए पॉइंट से इसने शुरू किया है, ओके। अब देखते हैं वो लगातार, ध्यान दो, 2 मिनट 20 सेकंड लगातार इस सर्कुलर ट्रैक के चक्कर काटता रहा, जिसका डायमीटर 200 मीटर है, यानी 200 मीटर है। तो बेटे रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया सीधा सीधा 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100। एक चक्कर कितनी देर में काटा? 40 सेकंड में। कितनी देर तक लगातार घूमता रहा? 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 2 मिनट 20 सेकंड ही कीप ऑन रिवॉल्विंग द सर्कुलर ट्रैक। चलिए 40 सेकंड में एक चक्कर काटा, तो 80 सेकंड में 2। सिंपल है ना ये? तो फिर से देखिए, 40 सेकंड में अगर एक चक्कर उसने काटा तो 80 सेकंड्स में कितने चक्कर हो जाएंगे? 2 चक्कर, ओके। 120 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे बेटे? 3 चक्कर। अब सोच के जवाब दीजिए, 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 2 मिनट्स। तो इसका मतलब 2 मिनट्स में उसने 3 चक्कर पूरे काट लिए। अगर वो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर काट रहा है तो 20 सेकंड में आधा काटेगा। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर काटेगा बेटे? आधा। 40 सेकंड में एक, 80 सेकंड में 2, 120 सेकंड में 3 चक्कर। 120 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? 2 मिनट। वो कितनी देर तक लगातार घूमता रहा? 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 2 मिनट 20 सेकंड ही कीप ऑन रिवॉल्विंग दिस सर्कुलर ट्रैक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मिनट में 3 चक्कर उसने काटे, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने काटेगा? फिर से देखिए, 20 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है उसका? आधा। 2 मिनट आते आते कितने चक्कर लग गए थे उसके? 3। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने लगेंगे? 3.5 चक्कर, सीधा सीधा, यानी 3 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर। अब इतना तो पता लग गया कि भैया कितने चक्कर उसने काटे हैं टोटल। 3.5 रेवोल्यूशन ही टेक। अब द क्वेश्चन इज, यहां से अगर वो घूमना स्टार्ट करता है तो 3.5 चक्कर काटने के बाद उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट किया उसने, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर काटा आधा, तो यानी यहां पहुंच गया। इतना सिंपल सिंपल समझ में आया? अच्छा, अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर, जितना भी पाथ उसने कवर किया है वो निकालना होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मुझे सिंपल सिंपल एक बात बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो जितना चक्कर वो लेता है वो चक्कर किसके इक्वल होता है? उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। किसके इक्वल? उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर इस सर्किल को मैंने ऐसे यहां से काट के ऐसे सीधा कर दिया तो ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये टोटल 2 पाई आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के, और ये कहलाता है सरकमफेरेंस। इतना समझ में आ रहा है? यहां तक पल्ले पड़ रहा है? इसका मतलब जब ये एक पूरा चक्कर काट लेगा तो इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा? जितना इसका सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस एक चक्कर काटने पे कितना? 2 पाई आर। कितने चक्कर काटे? 3। तो एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर काटा उसने हाफ। 3.5 चक्कर काटे ना? तो ठीक है, जो चौथा चक्कर काटा है उसने हाफ, तो हमने इसका हाफ कर दिया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, कितना हो गया? 6 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल, प्लस पाई आर, टोटल कितना हो गया बच्चा? 7 पाई आर। बहुत सिंपल। 7 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है? रेडियस कितनी है? 100, तो मल्टीप्लाई कर दी इसकी 100 से। 7 से 7 कटा, 22 की 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 2200 मीटर। ये निकला इसका टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आएगा ये हमारी समझ में आ गया। अब जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इजी काम, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले भी हम कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं और भी करेंगे आगे, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर सीधी लाइन खींचूं तो ये सीधी लाइन इसके डायमीटर के इक्वल है, जो कितना दे रखा है? 200 मीटर। मतलब ये रेडियस 100, ये रेडियस 100, टोटल कितना हो गया? 200। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 200 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging A to B and from A to C? अब ध्यान दो, क्या कहा उसने? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, ये ठीक है, एंड ए हमने बना दिया, ये है पॉइंट नंबर बी, एंड बी बनाया, ठीक है। जोसेफ गया ए से बी तक, कितने मीटर का ट्रैक है टोटल? 300 मीटर का ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वापस आया 100 मीटर, ठीक है, वापस आ गया, कितने मीटर वापस आया? 100 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना बचा टोटल? 200 मीटर। ये रहा 200 मीटर बचा हुआ, और ये 100 मीटर जो पीछे आया, इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया? सी। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक जाने में उसको लगे 2 minute 30 सेकेंड। ए टू बी जाने में जो टाइम T1 लगा 2 minute 30 सेकेंड, और हम जानते हैं टाइम की ऐसा यूनिट होती है बच्चा 2 minute 30 सेकेंड। हाँ, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120, और 30 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 150, यानी 150 सेकंड। तो T1 का पता लग गया। जब आया B to C, वापस जब आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ध्यान दो, जब इधर से इधर गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर। जब इधर से इधर वापस आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर। कितनी देर में? वापस कितनी देर में आया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट सी इन 1 minute। ओके, तो कितनी देर लगी इसको? 1 minute, और 1 minute को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो गया बेटे? 60 सेकंड। ओके, आई थिंक यही डिटेल दी है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ए से बी तक की अलग बतानी है, और ए से सी तक टोटल अलग बतानी है। एस एवरेज निकालते हैं, चलिए पहले एस एवरेज पहले लेते हैं, ए से बी तक की वेलोसिटी भी निकालते हैं और स्पीड भी निकालते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है। चलिए अब हम जानते हैं वी एवरेज होता है बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ए से बी जाने तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जवाब है ए इनिशियल पॉइंट ये रहा, बी फाइनल पॉइंट ये रहा। उसी ने कहा है ए से बी तक का कैलकुलेट करो, तो इन दोनों के बीच में सीधी लाइन खींच दो, खींच दी। टोटल कितना है ये सीधी लाइन का ट्रैक? 300 मीटर, तो लिख दिया 300 मीटर। अपॉन कितनी देर लगी इस 300 मीटर को अचीव करने में? 150 सेकंड, तो नीचे लिख दिया 150 सेकंड, ठीक है जी। अब ध्यान दो, 0 से 0 कट गया, 15 टू 30, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये तो क्लियर है, ठीक। एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो। अब एक सिंपल सी ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूं, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होती है। तो आंसर तो पहले ही पता है कितना आना है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमसे कह ही दिया कि स्पीड ही निकालनी है, ठीक है, तो स्पीड भी निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला भी यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है? 300, तो 300 कितनी देर में लगी? 150, फिर 0 से 0, 15 टू 30, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड सेम। अब बात करते हैं, अभी तो ए से बी तक की बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहा है ए से सी तक। यहां डायरेक्शन चेंज हो गई, ध्यान दो, वो स्ट्रेट लाइन में तो है अभी भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। कहने का मतलब है ए से बी तक अगर हम जा रहे थे तो ऑब्जेक्ट जा भी स्ट्रेट लाइन में रहा था और डायरेक्शन भी सेम ही थी। लेकिन जब हम ए से सी तक जा रहे हैं तो मैंने कहा था ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो स्पीड और वेलोसिटी का आंसर भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब जरा इसे देखिए, अगर मैं निकालता हूं फ्रॉम ए टू सी, अगर मैं ए से सी तक की कैलकुलेशन करता हूं तो ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटे टोटल डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक चला x1 और यहां से यहां तक चला x2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम
कितना हो गया, इधर T1 इधर T2, तो इधर भी लिख दो टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, ये निकल गया आपका एस एवरेज। कितना आंसर आया एस एवरेज का, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 300, x2 की वैल्यू 100, 300 प्लस 100 अपॉन T1 प्लस T2, यहां टाइम कितना लगा 150 और यहां कितना लगा 60, तो ये हो गया बेटे 150 प्लस 60, ऊपर हो गया आपका 400 और नीचे हो गया आपका 210, 210, जीरो से जीरो काट दिया, ये आ गई आपकी एस एवरेज यानी कि 40/21। ठीक 20 दूनी 40, 1.9 के समथिंग आंसर आएगा, लिख लेते हैं। ओके खैर अब इतना तो हमारी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमें निकलवाता है एवरेज स्पीड भी निकालनी है ए टू सी की और एवरेज वेलोसिटी भी। चलिए तो फ्रॉम ए टू सी अब हमें निकालना है बेटे वी एवरेज। वी एवरेज क्या होता है, तो जवाब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान दो ए टू सी, ए से सी तक। अब ध्यान दो क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल पोजीशन इस बार क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है इस बार सी। ए से सी तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, खींच दी। कितना है स्ट्रेट लाइन का ये डिस्टेंस 200, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा ए से सी तक आने में, टोटल टाइम। टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जाता ना कम होता। ध्यान दो ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा, तो यहां टाइम लगा 150 और 60 यानी कि 210। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से देख लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक कितना था 200 और टोटल टाइम, तो जवाब है पहले तो गया ए से बी फिर आया बी से सी, तो टोटल टाइम कितना लगा 150 ए से बी जाने में और बी से सी आने में 60, तो ये हो गया बेटे 200 अपॉन 210, जीरो से जीरो कट गया, आंसर कितना आएगा 0.9 समथिंग, 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आया वी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, नोट कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। While driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, the less traffic and average speed is 30 km/h. What is the average speed of Abdul trip? वो कह रहा है कि अब्दुल ने एक ट्रिप की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो गया विद ए स्पीड ऑफ 20 km/h। उधर से आते हुए उसे ट्रैफिक कम मिला। अब जब ट्रैफिक कम मिला तो सेम स्पीड से नहीं आई, इस बार स्पीड बढ़ा ली उसने, और कितनी स्पीड से लौट के आया 30 km/h, और पूछ रहा है एवरेज स्पीड बता दो। कितनी स्पीड बता दो बच्चा, एवरेज स्पीड कितनी आई है ये पूछ रहा है। अब एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का, दो मेथड है, ध्यान दीजिए। एक है सिंपल मेथड, ट्रिक मेथड, जिसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अब्दुल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी गया बाय 20 km/h और फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए वापस आया विद मोर स्पीड 30 km/h और फाइनली एवरेज स्पीड ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। ओके, तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस x है, तो लौट के आया b से a तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटे 2x। ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे 2x। अच्छा, जब वो जा रहा था गोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी x डिस्टेंस से गया, x डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में t1 टाइम में, और फ्रॉम b टू a x डिस्टेंस ही कवर किया कितने टाइम में t2 टाइम में। ध्यान दीजिए, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक गया कितना x, फिर यहां से यहां तक वापस आया x,
कितनी देर में, तो यहां से यहां तक जाने में कितनी टाइम लगा, t1 प्लस, और यहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगा, t2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स 2x अपॉन t1 प्लस t2। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, t1 प्लस t2 कैसे निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिए बेटे, हम जानते हैं टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं t1 की बात करूं तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, x, कितनी स्पीड के साथ, s1, तो लिख दिया x अपॉन s1। t2 की बात करें तो कितना है डिस्टेंस इसका भी, x, कितनी स्पीड के साथ कवर किया, s2, तो नीचे लिख दिया बेटे x अपॉन s2। तो यहां पे जो s एवरेज की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो कितनी हो जाएगी, s एवरेज इक्वल टू 2x अपॉन, नीचे है t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू x अपॉन s1 प्लस t2 की वैल्यू x अपॉन s2। अब जरा ध्यान दीजिए, 2x एज इट इज, नीचे x कॉमन ले लिया, अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2, x से x काट दिया, तो s एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 1 अपॉन s1 की वैल्यू कितनी है बेटे 20, प्लस 1 अपॉन s2 की वैल्यू कितनी है 30। इधर ध्यान दीजिए, s एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन, एलसीएम लेंगे 20 30, कितना हो जाएगा आपका 60, सिंपल है, ओके। ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2, एस एवरेज इक्वल टू 60 ऊपर ले जाइए 120 अपॉन 3 प्लस 2 कितना 5, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, एस एवरेज कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बड़ा इरिटेटिंग मेथड सा लग रहा है ना, कि पहले t1 ढूंढो, t2 ढूंढो, फिर उसके बाद आप टोटल डिस्टेंस इक्वल, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओ, फिर x में x ऐड करो, फिर t1 प्लस t2 में t1 की वैल्यू अलग निकालो, t2 की वैल्यू अलग निकालो, वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर निकालो। इट्स बीइंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हियर। तो अब क्या करें, मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवा चुका हूं, और हम सब जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी हैं। जैसे अगर आपको याद हो, और याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूं, आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में तो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि आधा डिस्टेंस तो उसने 20 से पूरा किया और बचा हुआ आधा 30 से पूरा किया, और हम ये बात जानते हैं कि जब आधा डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से पूरा किया, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा किया, और बचा हुआ आधा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा किया, तो एस एवरेज का जो फॉर्मूला है हाफ हाफ डिस्टेंस के लिए, वो क्या लिखवाया था मैंने, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस, सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, 2s1 की वैल्यू 20, s2 की वैल्यू 30 अपॉन s1 प्लस s2 यानी 20 प्लस 30, कितना आंसर आया, 2 दूनी 4 3 12 1200 अपॉन 20 प्लस 30 50, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 5 चौक 20, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। छोटा, इफेक्टिव एंड फाइनल आंसर इन लेस कॉम्प्लिकेशन विद लेस कैलकुलेशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ा मेथड करके आओगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को परफॉर्म करें, नंबर पूरे मिलते हैं और उतने ही मिलते हैं जितने मार्क्स का न्यूमेरिकल है। अगर आंसर सही आ रहा है तो व्हाट एवर द मेथड यू आर इंप्लीमेंटिंग ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल गेट योर फुल मार्क्स, नो डाउट इन इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई कैसे करना है, और कंसेप्चुअल मेथड जो हमेशा लगता है, जो फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन है, कैसे लगा के आंसर निकालना है, वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, A motorboat starting from rest on the lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? कह रहा है कि एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड टाइम दिया है उसने। ओके, आगे हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम,
ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हो, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने के बाद एक टुच्चा सा क्वेश्चन हमारे हाथ लग गया। एस है, यू है, ए है, टी है, क्या लगेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है? 0। 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 8 का स्क्वायर। ये हो गया बेटे हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, 3 8 जा 4 अट्ठे 32, तो 3 इंटू एस 96 मीटर। दैट्स योर आंसर। नोट कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम ट्रेवल बाय द ग्राफ ड्यूरिंग द पीरियड। 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, ब्रेक अप्लाई की है उसने, एंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। चलिए अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, ब्रेक अप्लाई किए, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद मैं कई बार बता चुका हूं, जब ब्रेक स्टॉप करने के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक, इसको x, इसको y। x एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, ठीक है, और y एक्सिस पे हमने पकड़ ली वेलोसिटी v। कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल कुछ नहीं है। ठीक, अब एक आदमी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसको मान लिया हमने कितना? 52। ये वेलोसिटी है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ रही है, नीचे आएंगे तो घट रही है, और यहां ओरिजिन पे पहुंच गए तो कितनी हो जाएगी? 0। मतलब अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी घट रही है। अच्छा जी, मान लो यहां उसने ब्रेक अप्लाई किए, यहां क्या अप्लाई किया उसने? ब्रेक। जैसे ही ब्रेक वो अप्लाई करेगा तो उसकी स्पीड लगातार घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और फाइनली 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी लगातार घट रही है, और आंसर कितना आ गया? 0। तो इतनी देर बाद अब वेलोसिटी हो गई इसकी 0, तो इस पॉइंट पे टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब ये ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ है, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, यहां से यहां तक तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से लगातार चल भी तो रहा है, ये है इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यहां पे उसने ब्रेक अप्लाई किए, तो यहां लिख दो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। और जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किए, यहां से उसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी घटती चली गई, और आंसर कितना आ गया? 0। तो दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। उसने अगर बोला है शेड करो उस रीजन को जहां ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग, जैसे लिखा हुआ है यहां, सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो आप, रिटार्डेशन। ठीक, अब जरा क्वेश्चन आगे भी पढ़ लेते हैं। इसमें एक पार्ट और है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यहां ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए टू बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई अगर पूछ ले कि विच पार्ट, दिस पार्ट फ्रॉम ए टू बी। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इट्स ए इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ग्राफ बहुत ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा तो इट विल टेक माई कंप्लीट टाइम, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस ग्राफ में जो सेक्शंस हैं, जो छोटे छोटे सेक्शंस आपको दिए गए हैं, उनको प्लीज जरा ध्यान से देखिए, तभी ये क्वेश्चन हमारी अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है ग्राफ? ग्राफ इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली आपको अपनी बुक पे और जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करना है। क्या बोल रहा है? शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। ठीक है, 3 दिए हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर मैं बी को ध्यान से देखूं तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद उससे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है सी, और सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ए। जितना मेरी समझ में अभी तक आया है ग्राफ को देख के। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टडी करके हमें
क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इन तीनों में सबसे ज्यादा तेजी से कौन चल रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं ग्राफ को, तो ध्यान से देखिए, मैं ग्राफ का जो मोटा मोटा एक्सिस है वो ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपकी भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। अब ध्यान दो, नीचे वाला एक्सिस तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बढ़िया, और ऊपर वाला एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे डिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला एक्सिस? डिस्टेंस को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, जिसने, अगर मैं नोटिस करूं इस बात को तो आपकी शायद समझ में आएगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान दो ऊपर की तरफ डिस्टेंस है और आगे की तरफ क्या है? टाइम। ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस सबसे कम टाइम में कवर किया, क्या बोला मैंने? जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस सबसे कम टाइम में कवर किया उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। वो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से सबसे तेज कौन सा चल रहा है। अगर मैं बी वाले की बात करूं, ध्यान दो, अगर मैं बी सी ए तीनों को देखूं और तीनों से डिस्टेंस यानी इस वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं तो समझ में आएगा बी बी सी बी ए बी, मतलब बी सी और ए, यही तो है ना, बी सी ए, तीनों के तीनों यही लाई करते हैं, हाँ या नहीं? बी ने स्टार्ट किया ओरिजिन से यानी यहां से, ठीक है, सी ने स्टार्ट किया उससे थोड़ी सी ऊपर से यानी यहां से, और बेटे ए ने स्टार्ट किया सबसे ऊपर से, ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं कि ए ने स्टार्ट किया और ए रहा ये। यही है अभी तक जितना ग्राफ में बना पाया हूं। अच्छा, जितना मेरी समझ में आ रहा है, ध्यान दो, आप भी जरा ध्यान से देखिए, बी सी ए तीनों का जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल कवर हुआ है, हाँ या नहीं? अच्छा, ए ने यहां से अपनी रेस स्टार्ट की, सी ने यहां से अपनी रेस स्टार्ट की और बी ने यहां से अपनी रेस स्टार्ट की। ऊपर वाला डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो समझ में आएगा, ध्यान दो, ये है टाइम किसका? बी का, ठीक है, तो टाइम ऑफ बी लिख देता हूं मैं इसको, टाइम ऑफ बी। ये है टाइम किसका बेटे? सी का, टाइम ऑफ सी, और ये है टाइम किसका बेटे? ए का, टाइम ऑफ ए। अब जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो तीनों ने बराबर कवर किया, लेकिन सबसे देर में कौन पहुंचा वहां, उससे जल्दी कौन पहुंचा वहां, और सबसे जल्दी कौन पहुंचा वहां? चलो, तो सबसे जल्दी टीबी पहुंचा, और ध्यान दो टीबी ने स्टार्ट किया था कहां से? जीरो से। इसने तो और भी ऊंचाई से स्टार्ट किया और इसने और भी डिस्टेंस से स्टार्ट किया। इसका मतलब इसने तो सबसे छोटा पाथ कवर किया, इसने उससे बड़ा पाथ किया, और इसने सबसे बड़ा पाथ किया सबसे कम टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी हुई सबसे ज्यादा। तो कोई पूछे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम किसकी हुई, तो बी, पहला आंसर। ठीक है, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी किसी पॉइंट पे रोड पे अवेलेबल थे? अब जरा ध्यान दो, एक ही पॉइंट पे, मतलब ऐसा हुआ कि तीनों टकरा गए हैं, तो ध्यान दो, यहां ये दोनों टकराए, यहां ये दोनों टकराए, यहां ये दोनों टकराए, क्या तीनों कभी टकराए हैं? नहीं, तो बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब जरा सी वाले के बारे में बात कर लेते हैं। सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला कह रहा है जब बी ने ए को क्रॉस किया तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था तब तक, तो सी कहां है उस टाइम पे? तो जवाब है टाइम वाले एक्सिस पे, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला तो सी कहां है उस टाइम पे? यहां। सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने डिस्टेंस वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दी। यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है ये नहीं काउंट करना है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये डिस्टेंस काउंट नहीं करना, क्योंकि सी ने ट्रेवल करना कहां से स्टार्ट किया? यहां से, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपको काउंट करके चलना है। अब ये डिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा? इसका सिंपल सा तरीका है, पहले यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस निकाल लो, फिर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस निकाल लो, इस पूरे डिस्टेंस में से ये घटा दो तो ये पता लग जाएगा। ठीक है, एक सेक्शन, ध्यान दो,
सारा एक यहां से यहां तक टोटल कितना है 4, ये कितने सेक्शन बने हुए हैं 7, तो एक सेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है 4/7। इसने कितना स्टार्ट किया 1 2 3 4 से स्टार्ट किया, तो यानी कि कहां से स्टार्ट किया, तो जवाब है 4 इंटू 4/7 यानी 16/7 डिस्टेंस से इसने स्टार्ट किया। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई बेटे इसकी 16/7। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 8, कितनी डिस्टेंस आ रही है आपकी 8, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ है 8, यानी यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 8। फाइनल पोजीशन कितनी हो गई इसकी 8। तो अगर मैं पूछूं कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 8 माइनस 16/7, ये आपका आंसर है। अब 8 माइनस 16/7, 7 एलसीएम ले लो, 7 8 56, 56 माइनस 16/7, 6 में 6 गया 0, 5 में से गया 4, 40/7, ये आया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये निकल के आया आपका 40/7। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी और सी एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है, ये है, अब ध्यान दो, जब बी और सी एक दूसरे को पास करते हैं उस टाइम तक बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देना है। ठीक है, जैसे ही हम डिस्टेंस वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ रहा है आपका, ध्यान दो, अगर 4 से 3 सेक्शन ऊपर है तो 4 तो है ही जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, 3 सेक्शन ऊपर, और एक सेक्शन मैंने अभी बताया था, एक सेक्शन कितना रोल प्ले कर रहा है 4/7, तो 3 सेक्शन टोटल कितना रोल प्ले करेंगे, 3 सेक्शन रोल प्ले करेंगे। ध्यान दो 4/7 इंटू 3, तो कितना हो गया 3 4 जा 12/7। ठीक, अब ध्यान दो, क्योंकि बी के बारे में पूछ रहा है तो बी तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी हो गई 0 और फाइनल पोजीशन इसकी कितनी हो गई, तो जवाब है 4 तो ट्रेवल करा, उसके आगे 3 सेक्शन और ट्रेवल करे यानी 12/7, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फाइनल का 4 + 12/7। एलसीएम ले लो बेटे, आ जाएगा 7 7 चौक 28 प्लस 12 12, ये हो गया 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40/7। कितना हो गया बच्चा आपका 40/7। हाँ, फाइनल पोजीशन आ गई आपकी 40/7, तो यहां भी टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, टोटल डिस्टेंस आपका निकलेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, फाइनल पोजीशन है आपकी 40/7, तो टोटल एक्स कितना आ गया 40/7 माइनस 0 यानी 40/7, ये आपका आंसर आ गया। इसका भी आंसर एग्जैक्टली उतना ही है जितने पिछले वाले का है। आई थिंक क्वेश्चन पल्ले पड़ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोशिश कीजिए ग्राफ के इस तरह के क्वेश्चंस को हम और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। इज दैट क्लियर? पहले इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ड्रॉप की है, पहले भी बता चुका हूं, अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो बेटे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है +g यानी +10। ठीक, ध्यान दो, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, मतलब कितनी ऊंचाई से फेंका 20 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी भी पूछ रहा है, टाइम भी पूछ रहा है, v भी पूछ लिया और t भी पूछ लिया। ठीक है, अब निकालते हैं। सबसे पहले v है, u है, a है, s है। नहीं समझ में आई भाई, u a s और v निकालना है तो कैसे निकलेगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v निकालना है, माइनस u की वैल्यू 0 इक्वल टू 2a की 10 s की 20, तो v² कितना हो गया बेटे 2 दूनी 4 400, v इक्वल टू √400 और इसका आंसर आया 20, v की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है जी, v की भी निकल गई 20। अब टाइम पूछ रहा है, अब v u a t लगा दो सिंपल, तो v इक्वल टू क्या होता है बच्चा u + a t। u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a की 10 इंटू t इक्वल टू v की कितनी आई 20, तो t इक्वल टू 20/10, 0 से 0 कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। सिंपल, क्लियर आंसर है, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक ग्राफ दिया है आपको। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो ये वाला ग्राफ इजी है आपका, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ध्यान दो,
ये ग्राफ बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। शुरू के 4 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये टाइम है 4 सेकंड, तो यहां से यहां तक के टाइम के अंदर डिस्टेंस पूछ रहा है कितना कवर किया है, और ये स्पीड दे रखी है, और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब जरा इधर फोकस कीजिए, स्पीड और 6 दे रखी है, टाइम 4 दे रखा है, 6 4 जा 24 मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ग्राफ में जब दो चीजों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकालना पड़ता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां से यहां तक इसके नीचे का ये एरिया निकालना है, और ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये करना है बच्चा पार्टी, मिस्टेक मत कर देना। हाफ इंटू बेस कितना है 4, ठीक है, इंटू यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आंसर है आपका 12 मीटर। ठीक, आगे बात करते हैं और क्या बोल रहा है दूसरे पार्ट में इसके, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, बी से सी तक यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, बी टू सी। सिंपल। चलिए फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, पहले से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल and given an example for each of these। an object with constant acceleration but with zero velocity। एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो। ओके, ध्यान दो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो हम जाते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, हाँ या नहीं, लेकिन ग्रेविटी तो लगातार उसको खींचती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो तब भी, ध्यान दो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तब भी ए की वैल्यू या तो प्लस जी होगी या माइनस जी होगी, मतलब होगी तो G10। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी केस में वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन ना हो, तो जवाब है यस, बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम हाइट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो तब भी कितनी होती है 10। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, पहला वाला। ठीक है, लैंग्वेज में अपने आप बना के लिखने की कोशिश करो इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, बी पार्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है, एग्जाम्पल के तौर पे रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या फिर रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारी चीजों के अंदर एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, बट उनकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, दिस इज यूनिफॉर्म। लगातार एक ही पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन को रिपीट कर देते हैं, तो उन सब की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, बट उन सबका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो गया। दे ऑल हैव देयर एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इज कांस्टेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। An object moving with a certain direction with an acceleration is perpendicular to the direction। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है वो, कि एक ऑब्जेक्ट है सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे होते हैं, तो जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लगता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल पे जैसे चौराहे के चारों तरफ मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम ऐसे बाइक को घुमाएंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला है mv²/r। लेकिन जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो ये वाली होती है, ये कहलाती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, ठीक, लेकिन एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 9th, बट वी जस्ट हैव टू नो दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है वो, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. Calculate the speed if it take 24 hours to revolve around the earth. Okay, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेस है हमारे पास, यही हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक सैटेलाइट है और वो
चक्कर लगा रही है, रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया हमारा 42250 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कितनी देर में, 24 आवर में। तो टाइम कितना दिया हमें, 24 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया, टाइम हमें आवर्स में दिया है, और हमसे पूछा है स्पीड बता दो। अब हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब कोई सैटेलाइट एक पूरा चक्कर लगाएगी या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर चीज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो होगा उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस हो गया इसका 2 पाई आर अपॉन कितनी देर में, 24 आवर, तो नीचे लिख दिया 24। अब 2 इंटू पाई को लिख सकते हैं 22/7, आर की वैल्यू दी है 42250 किलोमीटर अपॉन 24, ठीक। अब इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताइएगा अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने कमेंट में, और मुझे बताइए कि क्या आंसर आया है आपकी कैलकुलेशन से, सही है, गलत है, व्हाटएवर इट इज। ओके, चलिए।